वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है बट है इजी। कैसा टॉपिक है? हार्ड लगता है बट है इजी। क्यों सर हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे कई बार उसको पढ़े नहीं होते हैं, समझ में नहीं आता है, इन सब चीज़ों की वजह से वो हार्ड लगता है। ठीक है, लेकिन आज हम बहुत ही ज़्यादा ईजी करके इसको पढ़ेंगे ताकि हमें सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, देखो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग पढ़नी है तो आज की क्लास से ही स्टार्ट करो, क्योंकि भैया ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में कोई भी बच्चा अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएगा। क्या नहीं करेगा? ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने कॉमर्स एक्सेस ने अपने चैनल पे एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। किसके लिए? यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। हमने अपने अकाउंट्स वाला जो सेक्शन था उसको कंप्लीट करके 1 से लेकर 18 क्लासेस तक जितनी भी हैं वो सारे सारे अकाउंट्स का सेक्शन है। अब से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो किसकी होंगी? ऑडिटिंग की होंगी। ठीक है, तो ऑडिटिंग की पढ़नी है तो अभी से पढ़ो, अकाउंट्स की पढ़नी तो प्रीवियस वाली देखो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अकाउंट्स की नहीं पढ़ी तो ऑडिटिंग समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑडिटिंग आपको बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि ऑडिटिंग, अकाउंट्स और टैक्सेशन तीनों के तीनों ही अपने में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं। मतलब तीनों की ही अपनी एक इंडिविजुअल वैल्यू है या फिर स्टैंड है। तो तीनों के तीनों आपको अलग अलग परस्पेक्टिव्स और एक माइंड को ओपन करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑडिटिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑडिटिंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, एक कहानी है छोटी सी जो मुझे आपको सुनानी है। हाँ, एक कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। वो कहानी है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है भाई। क्या कहता है, हुआ क्या कि पुराने जमाने की बहुत बात नहीं करेंगे, नए जमाने की बात करेंगे। ठीक है, जब कि फॉर्मल कंपनीज वगैरह आना स्टार्ट हो गई वर्ल्ड में। इंडिया में तो बाद में आई, वर्ल्ड में। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक कंपनी थी, XYZ लिमिटेड। इसके अंदर कुछ ओनर्स थे, मानो कि 10 लोगों ने इसके अंदर पैसा लगा रखा था। तो ये इसके क्या हो गए? शेयर होल्डर्स हो गए, या फिर अगर हम बोलेंगे क्या तो इसके ओनर्स हो गए। ठीक है, इन लोगों ने 10 लोगों ने पैसा लगा रखा था, इसके अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो सबने मानो कि 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा। तो क्या करते थे ये लोग? जैसे ही इनको और पैसा चाहिए था, बैंक से क्या चाहिए था? बैंक से इन्हें बोरो करना था फंड को। ठीक है, हर हर तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले बैंक का देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे आगे देखेंगे। बैंक से इन्हें बोरो करना था फंड, कि इनको लोन लेना था। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इन्हें लोन चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया? साल एंड हुआ, ये लोग बुक्स वगैरह अपनी बनाने लग गए थे। ठीक है, बुक्स कीपिंग सिस्टम आ चुका था, उस समय की बात करते हैं। और इतना भी पीछे नहीं जाएंगे कि बुक कीपिंग सिस्टम नहीं था। तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने अपनी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, कि कुछ भी करके ज़्यादा बटा बढ़ा के इन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 6 लाख रुपए दिखा दिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और सेकंड ईयर में दिखा दिया इन्होंने 7 लाख रुपीज। फिर ये बैंक के पास में जाते हैं कि सर हमें लोन दे दो, सर हमें लोन दे दो, क्योंकि हमने 10 लाख इन्वेस्ट करके, देखो पहले साल में हमने 6 लाख कमाए, दूसरे साल में हमने 7 लाख कमाया, हमने अपने 13 लाख रुपए कमा लिए हैं। हमारी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, हमारी कंपनी क्या है? बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, हमें 10 लाख रुपए की और जरूरत है। ठीक है, लोग, बैंक ने क्या किया? बैंक ने देखा कि हाँ भाई इनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, 6 लाख रुपए दिखा रहा है, 7 लाख रुपए दिखा रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इससे अच्छी तो कंपनी कोई चला ही नहीं सकता, इनसे ज्यादा अच्छी। तो अगर मैं इनको 10 लाख रुपए का लोन दे दूंगा तो ये मेरे पैसे डुबाएंगे नहीं, ये मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते रहेंगे, और फ्यूचर में अगर इन्हें और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ये और लोन मुझसे ही लेंगे, क्योंकि बैंक का जो अर्निंग जो है वो तो भाई इंटरेस्ट है ना। बैंक की अर्निंग तो इंटरेस्ट है ना। तो लोन तो उसके लिए एसेट है, तो क्यों ना मैं अपने एसेट को और भी ज्यादा बढ़ा दूं। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने इसको 10 लाख रुपए दे दिए। इसने क्या किया? घुमा फिरा के नहीं दिए, सिंपल से ही दिए। ठीक है, तो इन्होंने इनको 10 लाख रुपए दे दिए। हम लोग इंडियन उसकी बात नहीं करते कि घपलेबाजी कर ली, पहले मुझे घूस दो तभी दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट मार्केट है। तो इसने इसको 10 लाख रुपए दे दिए। अब इनके पास में कैपिटल कितनी होगी? लगभग इन्वेस्ट करने के लिए 20 लैक्स। लेकिन इनके इंटेंशंस जो थे, 10 के 10 शेयर होल्डर्स के जो इंटेंशंस जो थे वो अच्छे नहीं थे। और जो इन्होंने 6 लाख रुपए जो दिखाए थे और 7 लाख रुपए जो दिखाए थे वो क्या थे? वो फ्रॉड था। फ्रॉड था सर, इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रखी थी अपने अकाउंट्स की। इनको एक्चुअली में -6 लाख रुपए, -7 लाख रुपए, पहले साल में लॉस हुआ था, दूसरे साल में भी लॉस हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी जो 10 लाख रुपए जो डूब गए थे, सिर्फ और सिर्फ उसको निकालने के लिए इन्होंने बैंक से लोन लिया और 10 लाख रुपए लेके,
ठीक है, ये वाले तो 10 लाख रुपए इनके डूब चुके थे। ये वाले जो 10 लाख रुपए इनको बैंक से जो मिले, ये क्या किया, इन आपस में बाँटा कि भाई ये लो 1-1 लाख रुपए, जितना हमको लॉस हुआ था हमने उतना सब कुछ कर लिया, अब इस देश को छोड़ के भाग जाते हैं। अब इस कंट्री को छोड़ के भाग जाते हैं, बैंक पैसा लेने तो आएगा ही आएगा। इन्होंने क्या किया, 10-10 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए बाँटे, ठीक है? मानो कि 20-20 हज़ार रुपए की टिकट करवाई, 80-80 हज़ार रुपए उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट किया और एक कंट्री छोड़ के भाग गए। और एक कंट्री छोड़ के भाग गए। बैंक को पहले महीने की किस्त लेनी थी, बैंक गई, बैंक ने देखा किस्त नहीं आई, बैंक जब पहुँचती है, गेट गेट खटखटाती है, तब देखती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब भाई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हुँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बैंक ने भरोसा किया शेयर होल्डर्स पे, क्या बैंक ने कुछ भी गलत किया था? नहीं, बैंक ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन देखो इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है इसमें। क्या है, जितने भी 10 के 10 जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो XYZ से ही लिमिटेड, मतलब XYZ लिमिटेड से ही लेना देना है इनका। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया, इसके लिए इस पे डिपेंड करते हैं, है ना? ये इनकी कोई इंडिपेंडेंट अपनी तो कुछ नहीं है। अब लेकिन अगर बैंक से इनको लोन लेना था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने फंड्स दिखा दिए। तो बैंक ने भी सोचा भाई जब इनकी कंपनी है तो ये लोग झूठ क्यों ही बोलेंगे। यहीं पे सबसे बड़ी जो गलती हो जाती है बैंक से, वो यही हो जाती है कि हम लोग किसी भी एक अपने इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक स्वच्छ, मतलब कि जो अपनी स्वेच्छा से करे, या फिर जिसका उस कंपनी में कोई भी शेयर नहीं है, या फिर उस कंपनी में कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर यही रिपोर्ट जो इसमें 6 लाख रुपए और 7 लाख रुपए की जो रिपोर्ट थी, अगर यही कोई इंडिपेंडेंट पर्सन अगर इसको कुछ भी करता, क्या करता, इसको वेरीफाई करता, तो बैंक इसके ऊपर भरोसा कर लेती। अब अगर मुझे बात बताओ, फ्यूचर में एक और कंपनी थी, ठीक है, अब इस वाली कंपनी ये तो पैसा लेके भाग गई, ठीक है, और इसी वाले बैंक के केस ही लेंगे फिर से। ये वाली कंपनी जो थी जिसमें 10 शेयर होल्डर्स थे, वो क्या किया, वो पैसा लेके भाग गई। ठीक है, ये तो पैसे लेके भाग गई। अब एक दूसरी कंपनी आई जिसका नाम था ABC लिमिटेड। ठीक है, इसमें भी 10 ही शेयर होल्डर्स थे, 10 शेयर होल्डर्स, 10 ओनर्स, सेम टू सेम केस था। इन्होंने भी कितने 10 लाख पैसे लगाए, पर इन्हें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितने का, 5 लाख रुपए का। ठीक है, दूसरे साल में प्रॉफिट हो गया मानो कि 4 लाख रुपए का। ठीक है, तो इन्हें 9 लाख रुपए का प्रॉफिट था। अब ये लोग उसी बैंक के पास में, डिट्टो वही सिचुएशन है, ठीक है, सेम टू सेम, उसी बैंक के पास में फिर से लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक के पास में अर्जी लगाते हैं कि बैंक बैंक मुझे लोन दे दो। बैंक बोलता है तुम वही तो नहीं, 10 लाख रुपए लेके आए हो, हाँ, 10 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए हो, 5 लाख रुपए का अपना प्रॉफिट दिखा रहे हो, 4 लाख रुपए का फिर से प्रॉफिट दिखा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी रुपए लेके भाग जाओगे। ABC लिमिटेड के 10 के 10 ओनर्स हक्के बक्के, उन्होंने बोला ये क्या बात हुई, हम तो अपनी मेहनत का पैसा कमाए हैं ना, आप हमको लोन देने से तो आनाकानी क्यों कर रहे हो। इन्होंने बोला कि भाई हमारे पहले के पैसे लेके भाग गए कुछ लोग, वो अभी तक पैसे लेके नहीं आए, हम आपको लोन कैसे दे दें। ठीक है, हम आपको लोन कैसे दे दें। इन्होंने बोला कि आपको हम पे भरोसा नहीं है। बैंक ने बोला हमको पहले वाले पे भी भरोसा था, हमको तो पहले वालों पे भी भरोसा था, बट वो भी तुम्हारे जैसे ही शरीफ लग रहे थे। ठीक है, वो भी व्हाइट कॉलर वाले ही थे, बट वो तो हमारा पैसा लेके भाग गए। अब तुम ऐसा क्या एश्योरेंस देते हो कि हमारा पैसा लेके नहीं भागोगे। उन्होंने बोला देखो हमारा प्रॉफिट इतना, उन्होंने बोला उनका ही प्रॉफिट इतना ही था, उनकी भी कैपिटल ऐसी थी, उनका भी सब कुछ ऐसे ही था। तो इन्होंने बोला, बैंक ने बोला कि तो आप किसी इंडिपेंडेंट से लिखवा के लेके आओ कि आप हमारा पैसा लेके नहीं भागोगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट से लिखवा के लेके आओ कि आप हमारा पैसा लेके नहीं भागोगे। वो इंडिपेंडेंट कौन कहलाएगा, वो जो इंडिपेंडेंट कहलाएगा हमारा, वही हमारा कौन होगा, ऑडिटर होगा। ठीक है, वही इंडिपेंडेंट हमारा कौन होगा, ऑडिटर होगा। इसका मतलब ये है कि एक नीड अराइज हुई कि हमको एक इंडिपेंडेंट, एक मतलब पर्सन चाहिए जो कि कंपनी से अलग हो, जिसका कंपनी में अपने कोई शेयर या फिर अपने कोई भी इंटरेस्ट लाई नहीं करते हो। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करना, अपना कोई भी शेयर एंड इंटरेस्ट लाई नहीं करता। ठीक है, शेयर एंड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसका किसी भी तरीके से उस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। एक छोटी सी कहानी समझ में आई आपको? हम्म? एक कहानी समझ में आई कि हमको ऑडिटिंग की जरूरत आखिरकार पड़ी क्यों, हमको ऑडिटर्स की जरूरत पड़ी क्यों, ऐसा क्या हो गया था कि मतलब एक इंडिपेंडेंट पर्सन को लाना पड़ा, और उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई रखनी पड़ी, और उसके लिए कुछ एक सर्टेन क्राइटेरियाज बनाने पड़े कि वो पर्सन हमारे साथ में फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है, ये एक मतलब चीज़ थी जो आपको समझनी चाहिए जब भी हम लोग ऑडिटिंग पढ़ते हैं कि हमको ऑडिटिंग की जरूरत क्यों है।
फिर इसके बाद में जैसे ये तो हो गया एक बैंक का केस हो गया, इसी की जगह पे एक सरकार भी हो सकती है। कौन हो सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। ठीक है, सर्वोच्च कौन होती है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चाहिए? इस कंपनी से टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी कंपनी। सेम टू सेम यही वाला सिनेरियो है। ठीक है, सेम टू सेम पहले वाली कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में आती है कि आप हमें लैंड दे दो, हाँ, हम उसके ऊपर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे 1,000 लोगों को क्या देंगे? एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम इतना इतना इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, 10 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, हम 1,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम आपके यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब जीडीपी जो होती है ना अपनी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, आपको उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मन में लालच आ गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला ठीक है, हम आपको सब्सिडी पे लैंड प्रोवाइड करवाएंगे, बट आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। कंपनी कहती है ठीक है, कंपनी सेम टू सेम आती है XYZ लिमिटेड, वो उसी तरीके से क्या करती है? फ्रॉड करके चली जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ना तो उसको टैक्स मिलता है, उसकी सब्सिडी की जो लैंड होती है सब्सिडी पे जिसमें दी हुई होती है वो चली जाती है, उसकी इकोनॉमी मतलब लो कर जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि वो सोचते, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक ऐसा पर्सन आना चाहिए जो इसकी रिपोर्ट बना के मुझे दे और जिसको मैं बाद में पकड़ सकूं कि भाई तूने कैसी रिपोर्ट बनाई थी कि वो तो कंपनी भाग गई, क्या तूने झूठी रिपोर्ट बनाई थी? उसी टाइम पे हमारे को कौन? ऑडिटर आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। फिर आता है कौन? फिर आते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी थी, 10 लोगों ने मिलकर फॉर्म करी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? पब्लिक कंपनी बनती जाती है। ठीक है, उसके क्या करते हैं? ये आती है पब्लिक। पब्लिक बोले तो हम और आप जैसे लोग जो शेयर होल्डर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कंपनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छे से उसके क्या दिखाए जा रहे थे? उसके अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा था, 9-10 लाख का हर साल का प्रॉफिट दिखाया जा रहा था। उसने अपने शेयर्स को क्या किया? पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसकी अचानक से मार्केट जो कैपिटल वैल्यू थी वो बूस्ट करके 50 लाख पहुंच जाती है 10 लाख से। जैसे ही वो अपनी क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं, सॉरी, IPO उसको अलॉट करती है। ठीक है, तभी उसके जो शेयर की जो वैल्यूज होती है 50 लाख हो जाती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी और भी ज़्यादा वैल्यूज बढ़ाती है, मतलब कैसे करके? शेयर्स में पैसा और भी ज़्यादा बेचती जाती है। ठीक, मतलब शेयर्स को अपने पास से खरीदती जाती है। धीरे धीरे इसकी वैल्यू 60 लाख हो जाती है। लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है कंपनी, धीरे धीरे करके सारा का सारा पैसा अपने पास में बटोर लेती है और इसकी वैल्यू मतलब मानो कि 1 करोड़ पहुंच जाती है 10 लाख से। कंपनी अगले ही दिन, कंपनी क्योंकि उसकी डिमांड हाई है, इतना ज़्यादा शेयर बूस्ट कर रहा है, उसकी डिमांड हाई है, कंपनी अगले ही दिन क्या करती है? कंपनी अगले ही दिन उसके सारे के सारे शेयर्स को अपने मार्केट में बेच देती है और वो 10 लाख का 1 करोड़ बना के यहाँ से भाग जाती है। ठीक है, 10 लाख का 1 करोड़ बना के भाग जाती है। अब मुझे एक बात बताओ कि इस वाले केस में आप पकड़ोगे किसको? क्योंकि आपके 10 शेयर होल्डर्स भाग गए। ठीक है, 10 जितने भी आपके शेयर होल्डर्स थे वो तो भैया सारा पैसा रफू चक्कर कर गए। ठीक है, तो इसके लिए हमको ऑडिटर की जरूरत पड़ती है कि वो एक ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाएगा कि हाँ भाई कंपनी को एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी इस तरीके से छोड़ के नहीं भागेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जरूरत जो पड़ती है वो कंपनी के ऑडिटर्स की इसलिए जरूरत पड़ना स्टार्ट हो गई कि क्योंकि मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आने लग गई जो आम आदमी की सोच से बाहर थी। ठीक है, लोगों के लिए ट्रैवलिंग ईजी हो गई, लोग तुरंत टिकट करवा के तुरंत भागने लगते हैं। जैसे अभी रिसेंट में कितने सारे केस है अपने यहाँ पे, है ना? जानते तो होगे केसेस को, तो उन केसेस पे नहीं जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो मैं उसके लिए एक अलग से बाद में कभी एक क्लास पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपको उसमें बताऊंगा कि नीरव मोदी ने किस तरीके से फ्रॉड किया और विजय माल्या ने किस तरीके से फ्रॉड किया, मेहुल चौकसी ने, मतलब इन लोगों ने फ्रॉड किस तरीके से किए आखिरकार। ठीक है, और जिसको हम सबसे बड़ा बिग बुल कहते थे इंडियन मार्केट का, कौन? हर्षद मेहता। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से फ्रॉड किया। खैर आपने उनका केस पढ़ा होगा, जब हमने अपना क्या पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे उनका केस तो जरूर ही पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा जो कॉमर्स का जो है, क्योंकि फ्रॉड करने के चांसेस देखो सबसे ज्यादा कॉमर्स वालों के पास में है ना, कॉमर्स वालों के पास में है। सीए चाहे तो कितना मर्जी फ्रॉड कर दे, वो सब कुछ उसके ऊपर है, बट बेटा फ्रॉड नहीं करना, फ्रॉड कभी नहीं करना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो ऑडिटिंग की स्टार्टिंग कैसे हुई, मतलब जरूरत क्यों पड़ी, वो चीजें मैंने आपको बता दी, बट इसकी एक पीछे एक हिस्ट्री भी है छोटी सी, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो ऑडिटिंग के कहीं की भी हिस्ट्री हो जाए, ठीक है, आपको कोई भी कुछ भी बता दे, बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऑडिटिंग जो अकाउंटिंग जो थी, ऑडिटिंग जो थी, वो सबसे पहले कहाँ? इंडिया में ही आई थी। आपने एक बुक सुनी होगी, कौन सी? अर्थशास्त्र।
ठीक है। हिस्ट्री भी अगर आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते रहते हैं तो आप लोग पढ़ते होंगे कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो हमारी बुक जो थी, अर्थशास्त्र, ठीक है, ये जो बुक जो थी, सबसे पहली जो बुक थी, ये लिखी थी किसने? कौटिल्य ने, या फिर जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, या फिर जिनको हम किसके नाम से भी जानते हैं? चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी थी, कब लिखी थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री, या फिर मतलब उनके विशेष सलाहकार थे। तो इन्होंने बुक लिखी थी। आप मतलब मॉडर्न टाइम में अगर हम बोले तो ग्रीस ने करी, इटली ने करी, वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग है। बट अपने टाइम में मतलब सबसे प्रीवियस जो, अगर सबसे पुरानी जो कोई अगर बुक है अकाउंटिंग ऑडिटिंग की, तो वो अर्थशास्त्र लिखी गई थी। और लिखी किसने थी? ये हमारे कौटिल्य ने, या फिर जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है ओरिजिन एंड हिस्ट्री। द टर्म ऑडिट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑर्डर। ठीक है, ऑडिट विच मीन्स टू हियर। ऑडिट का मतलब है कि हियर, ऑडिबल, जैसे आपने वर्ड भी सुनेंगे, ऑडिबल, आर यू ऑडिबल, ठीक है, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी सर। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं हमारे ऑडिबल, तो ऑडिबल ऑडिट से ही ड्राइव हुए हैं। और ऑडिटिंग का मतलब भी ऑडिट ऑडिट से ही ड्राइव हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये था कि सुनना, किसी भी चीज़ को सुनना। पुराने ज़माने में क्या होता था कि आपका लेखा जोखा है, ठीक है, आपका लेखा जोखा है, और उसको अकाउंटेंट आपका क्या करता था ना, उसको सुनाता था, मतलब उसको बोलता था। और जो लोग हैं वो क्या करते, उसको सुनते थे। कैसे? इन अर्ली डेज एन ऑडिटर यूज टू लिसन टू द अकाउंट्स रीड ओवर एन अकाउंटेंट इन ऑर्डर टू चेक दम ऑडिटिंग इज एज ओल्ड एज अकाउंटिंग। तो जैसे जैसे हमारी अकाउंटिंग मतलब इतनी ज़्यादा पुरानी थी, उस टाइम पे अकाउंटेंट आके बैठ जाता था, ठीक, मतलब सॉरी, ऑडिटर आके बैठ जाता था अपने पैर पे पैर रखे। और अकाउंटेंट क्या करता था? अकाउंटेंट जाता था उसके साथ, सर देखो हमारी इतनी इतनी क्या है, इसमें इतनी हमारी ये है, इतना हमारा ये है, इतनी हमारी सेल्स हुई, इतनी हमारी परचेज हुई, इतना हमारा प्रॉफिट हुआ। तो भाई पुराने जमाने की बात थी, तो ऑडिटर भी विश्वास कर लेता होगा। उस टाइम पे लोग कम झूठ बोलते थे। बट आज के टाइम पे तो हर कोई झूठ ही बोलता है ना? आज के टाइम पे बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, हम लोग झूठ नहीं बोलते, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब ये ज़रूरत खत्म होती गई कि भाई सुनी सुनाई बातों पे नहीं, आँखों देखे पे विश्वास करो। ठीक है, सुना होगा ना आपने, सुनी सुनी बातों पे विश्वास मत करो, आँखों देखी बातों पे विश्वास करो। और उसी के साथ-साथ फिर सुनने से हट के एक प्रोसेस बनती गई, और एक कैसे वाली प्रोसेस बनती गई, चेक करने की एक प्रोसेस बनती गई। ठीक है, जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर हिंदी वाले बच्चे बोल रहे हैं तो क्या बोलता है? ऑडिट शब्द लैटिन शब्द ऑडिट से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना। शुरुआती दिनों में एक लेखा परीक्षक, मतलब कि ऑडिटर जो होता है, वो अकाउंटेंट के द्वारा क्या करता था? सुनता था उनकी बातों को, और फिर उस पर विश्वास कर लेता था। ठीक है, इट वॉज इन यूज इन ऑल एंशंट कंट्रीज सच एज मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट, रोम, यूके एंड इंडिया। ठीक है, तो जितने भी पुरानी कंट्रीज हैं, अब मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट तो पुरानी है, रोम भी पुरानी, बट यूके कहाँ से पुराना आ गया? लेकिन भैया अंग्रेजों ने लिखी है, तो वो तो अपने आप को पुराना बताएंगे ही। ठीक है, तो इसमें आता है कि इंडिया, ग्रीस, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, रोम, इन सब में ये सब चीज़ें यूज़ होती थी पहले से। ठीक है, तो उसके हमें क्या कहता है? द वेदास कंटेंट रेफरेंस टू अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। तो हमारे जो वेदास जो है, मतलब जो दुनिया के जो सबसे पुरानी जो ग्रंथ जो हैं वेदास, ठीक है, उनमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग लिखी हुई थी। लेकिन हमने कभी मतलब उनको आगे लेके नहीं आए, तो पढ़ नहीं पाए। तो इसकी वजह से क्या है, फिर ये ग्रीस में चली गई, इजिप्ट में, फिर यूके वालों ने स्टार्ट कर दिया, तो अपनी इंडिया इसमें पीछे रह गए। फिर क्या कहता है? अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, डिटेल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फॉर पब्लिक फाइनेंसेस। देखो, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, कितने साल पुरानी चीज है ये। उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था कि हमको किस तरीके से पब्लिक फाइनेंसेस में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करनी चाहिए, मतलब हमको जो गवर्नमेंट जो है किस तरीके से चलानी है, क्या क्या उसमें साम दाम दंड भेद अपनाने हैं, ये सब के सब लिखे जा चुके थे। कब? हमारे पुराने ग्रंथों में, बट हमने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ गुम हो गई हमारी। हाँ, किसको ब्लेम करें, किसको नहीं करें कि हमारे ग्रंथ कहाँ चले गए। हाँ, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त के लेखांकन और लेखा परीक्षा के लिए एक विस्तृत नियम तैयार किए गए थे। ठीक है, कौटिल्य द्वारा, जो कि हमारे कौन थे? इनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग वाज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है, देखो, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव जब थे पुराने वाले, वो क्या थे? डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन नहीं करना। इस चीज को नोट डाउन नहीं करना, बट याद रखना है, क्योंकि आज के टाइम पे इसके जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो बदल चुके हैं। ठीक है, अगर हम पहले ज़माने की बात करें, जिस समय की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, अपनी पुरानी वाली, ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस वाली, जिस समय पे हमारे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग चला करते थे, उस समय पे इसका जो काम था मेन, वो ये था कि एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करो, प्रिवेंट करो।
ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे इसके वो बदल चुके हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऑडिटिंग इवॉल्व हुआ, मतलब ओवर द टाइम जैसे जैसे चलता गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th सेंचुरी में, विद द ग्रोथ ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बिकम सेपरेट। ठीक है, तो जैसे जैसे कंपनीज वगैरह होती गई तो सेपरेट लीगल एंटिटीज आई, कंपनी को एक पर्सन से या फिर मतलब उसके ओनर से अलग किया गया। फिर क्या आता था, शेयर होल्डर्स हु वर द ओनर्स नीडेड टू रिपोर्ट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु वर द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये बात फिर अराइज हुई, जैसा कि मैं आपको ऊपर कहानी में बताई थी कि धीरे धीरे चीज अराइज हुई, मतलब कि उसके शेयर होल्डर्स आते गए, मतलब लोग पैसा बाहर से बहुत सारे लोग लगाते गए। एक कंपनी में हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, एक कंपनी में हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, हर किसी को रिपोर्ट चाहिए, है ना। तो अब ऐसा तो नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर किसी को जाके बैठ के सुना सकते हैं कि भाई देखो हमको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, और हर कोई हर किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। मानो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 लोग हैं, ठीक है, और कंपनी के जो ओनर्स जो हैं वो 1000 हैं, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, ठीक है, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 लोग हैं। अब ये 10 लोग मिलके मतलब अपनी साठ गांठ के साथ में कि मतलब अपने आप मिल बांट के क्या करें, फ्रॉड को कर लें। ठीक है, कि हम लोग इतना पैसा बांट लेते हैं, बाकी 1000 को साइड में पड़े रहने देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे इन लोगों को तो भैया बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा 1000 को। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट किसको होगा, 10 लोगों को। तो ये लोग इन्हीं पे विश्वास क्यों करें, ये लोग इन पे विश्वास क्यों करें, क्योंकि इनकी तो इनके ऊपर क्या है, इनके तो इनके अंदर इंटरेस्ट लाई करता है, इनको तो इससे प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा भैया किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को लेके आओ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को लेके आओ, यही इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हमारा कौन बन जाता है, ऑडिटर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट शिफ्टेड एंड ऑडिट वॉज एक्सपेक्टेड टू असर्टेन। ये चीज ध्यान से सुनने से इनको। अब अपने हाथ नाक कान बंद, सब कुछ बंद कर लो। ठीक है, सिर्फ कान खोले रखो और दिमाग को तेज रखो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट shifted and audit was expected to ascertain whether the accounts were true and fair rather than detection of error and frauds। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता गया, तो ऑब्जेक्टिव जो थे ऑडिट के, क्या, ट्रू एंड फेयर, उसके एरर्स एंड फ्रॉड्स के। अब ये किस पे शिफ्ट हो गए, हमारे ट्रू एंड फेयर वैल्यू पे शिफ्ट हो गए, कि मतलब हमारे जो अकाउंट्स जो हैं वो एरर एंड फ्रॉड से परे होकर के क्या है, एक ट्रू एंड फेयर वैल्यू को शो कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई। ठीक है, पहले जो ऑब्जेक्टिव जो थे वो क्या थे, कि एरर्स एंड फ्रॉड्स को पकड़ना, बट अब हमारे ऑडिट्स किस पे शिफ्ट हो गए, ट्रू एंड फेयर वैल्यूज। लेखा परीक्षा का उद्देश्य स्थानांतरित हो गया, लेखा परीक्षा से यह पता लगाने की अपेक्षा की गई कि लेखा त्रुटियों धोखाधड़ी का पता लगाने के बजाय बजाय सही और निष्पक्ष थे। ठीक है, जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आता गया, उस समय से हमारे अकाउंटिंग के जो थे और भी उसमें चेंजेस आते गए, और ऑडिटिंग जो था एक मेन सब्जेक्ट बन के बाहर उभरा। अब हम बात करते हैं अपनी इंडिया की। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे तो इस तरीके से है, बट हमारी इंडिया में कैसा है। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट 1913 आया, जिसने ऑडिट ऑफ कंपनी को क्या किया, कंपलसरी, मतलब कि मैंडेटरी किया, कि हर कंपनी को जो भी है हमारी, उसको क्या करना है, उसको अपनी ऑडिटिंग करवानी है। तो ये किस में है, हमारा कंपनीज एक्ट 1913 में। इस चीज को नोट डाउन कर लो, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ क्या क्या आपको नोट डाउन करना है। अब देखो इसमें नोट डाउन करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, मैंने आपको अकाउंट्स में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली नोट डाउन करने के लिए, बट ऑडिटिंग में भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में कर लेंगे, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में कर लेंगे। द कंपनीज एक्ट 1913 ऑल्सो प्रिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर भी हमारी किस में आई थी, 1913 में आई थी। फिर हमारे साथ में और ये लेके कौन आए थे भाई, अंग्रेज लोग लेके आए थे। ठीक है, अंग्रेज लेके आए थे, भारत सरकार नहीं लेके आई थी। फिर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द कौन, आईसीएआई जो था अपना, हैव डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस टू गाइड द अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर इन द डे टू डे वर्क। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लो, जितनी भी अभी मैंने कर दी ना इसमें। कि फिर इसके अंदर क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी जो थी उसने और आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाए, किसके लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, ऑडिटर्स के लिए। बट उस टाइम पे क्या ये इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे, क्योंकि अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स कौन होते थे, ज़्यादातर अंग्रेज होते थे, और कंपनियां भी अंग्रेजी में होती थी। ठीक है, तो इनको तो भैया फ्रॉड ही करना था ना इंडिया से, इनको क्या मतलब कि इंडिया ग्रो करे नहीं करे। तो इसके लिए क्या इन लोगों ने मतलब अपने हिसाब से बनाए थे। बट फिर जैसे भारत आज़ाद हुआ, तो उसके अंदर 1956 में अब इंडिया ने अपने रूल्स बनाए। ठीक है, इंडिया ने कहा भैया अंग्रेज तुम चले गए, बट अपनी अंग्रेजी यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ठीक है, तो उनको भगा दिया यहाँ से। और फिर उसके अंदर 1956 में कंपनीज एक्ट आता है अपना, जो कि अभी 2013 तक चला था। ठीक है, इसमें कुछ सर्टेन प्रोविजंस बनाए गए थे जो कि अब हमको नहीं पढ़ने।
ठीक है, 1956 वाले नहीं पढ़ने, लेकिन हमको पढ़ने कौन सा वाले हैं, 2013 वाले प्रोविजंस को पढ़ना है, जो हम लोग आगे अपनी क्लासेस जब करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 10 दिया गया था किसमें, 2013 वाले में, और इसके अंदर उसको डिफाइन किया गया था सारे सारे ऑडिटिंग से रिलेटेड, ऑडिटर से रिलेटेड, कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर देखो, अब ऑडिटिंग की कुछ डेफिनेशन दी गई, इसको मैंने हिंदी में जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि इसका जो असली जो ब्यूटी जो है ना ऑडिटिंग की, वो इंग्लिश में ही निखर के आएगी, ठीक है। ऑडिटिंग इज सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ बिजनेसेस एज वेल enabled the auditors to satisfy himself, ठीक है। ऑडिटर्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है अपने आप को, that the balance sheet is properly drawn up, that the balance sheet is properly drawn up। देखो, ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई करना है, ना कि किसी और को, ठीक है। जब ऑडिटर सेटिस्फाई होगा तो उसके बाद भरोसा करके दूसरे लोग भी क्या होंगे, सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। सो एज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम, ठीक है। क्या कहता है, सुनो इस बात को, बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम एज शोन बाय द बुक्स एंड इफ नॉट इन व्हाट रिस्पेक्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। बहुत ही ज्यादा, मतलब एक बड़ी, स्पाइसर एंड पैगलर ने एक बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा सुंदर एक अच्छी सी डेफिनेशन दी। उन्होंने कह दिए पूरी पूरी बातें कि ऑडिटिंग को क्या करना है और ऑडिटर को क्या क्या करना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ों को क्या किया है मैंने अंडरलाइन किया है और इसमें अभी हाईलाइट किया है, उतनी चीज़ों को नोट डाउन कर लो भाई। बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम है, ठीक है, एंड एज सोन बाय द बुक्स। इस चीज़ को ध्यान में रखेगा मेरा स्टूडेंट। मैंने इसमें 3-4 तरीके की डेफिनेशन डाली है, ठीक है। हर किसी की डेफिनेशन डाली है, आईसीए की भी डाली है, सीएजी कौन होती है मुझे नीचे कमेंट में बताओगे, सीएजी का फुल फॉर्म। प्रोफेसर एल आर डिक्सन ने क्या दी है कि ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टेब्लिश वेदर दे आर करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शंस टू विच दे रिलेट, ठीक है। कंप्लीटली एंड करेक्टली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शंस टू विच दे रिलेट, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी, एल आर डिक्सन ने दी। अब आती है हमारी एक ऐसी डेफिनेशन जो कि किसने दी, सीएजी ने दी है, ठीक है। सीएजी की तरफ डेफिनेशन आएगी, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। ये एक क्या थी, बुक थी, किसके द्वारा इशू की गई थी, सीएजी, जो कि हमारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछी गई है इस वाले एग्जाम में नहीं। ऑडिटिंग के मतलब कोई भी अकाउंटिंग का एग्जाम होता है तो उसमें इसकी डेफिनेशन को पूछ लेता है, क्या कंट्रोलर है तो इसको कंट्रोलर पूछ लेता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो बच्चे ये समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, इट एक्ट्स एट सेफगार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोपराइटर, ठीक है, अगेंस्ट एक्सट्रावेजेंस, केयरलेसनेस or fraud on the part of proprietors, agents or servants in the realization and utilization of the money or other assets, and it ensures on the proprietor's behalf, किसके, proprietor के behalf पे, that the accounts maintained truly represent facts and the expenditure has been incurred with due regularity and propriety. The agency employed for this purpose is called an auditor। वाह, मतलब एक डेफिनेशन में इतना कुछ कह दिया, 5-6 लाइनें हैं, 5-6 लाइनें हैं, पर इतना कुछ कह दिया कि ये पूरी पूरी बुक लिखने के बराबर कह दी वाली बात है, ठीक है। ऑडिटिंग में टाइम लगेगा, मेरी बात सुनो। मैं किसी भी क्लास में जब आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ तो उस टाइम पे मैं आपकी पूरा टाइम लेता हूँ, क्योंकि वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको स्टार्टिंग में समझना कैसे है, ठीक है। पूरी एक डेफिनेशन कह दी गई और पूरी बातें इसमें कह दी गई। फिर एक आईसीएआई ने दी, आईसीएआई ने हालांकि छोटी दी, क्या, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड विद ऑब्जेक्टिव टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फेयर वैल्यू, ठीक है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई, बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड करके दे दी गई, इसलिए बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। आईसीएआई ने डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा छोटा करके और बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड करके दे दिया। क्या, इसके लिए मेरे उससे आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ो और ये वाली डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। दोनों की दोनों समझ आ जाएगी। देखो मुझे थोड़ा जुकाम हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो ऑडिट एंड ऑडिटर्स किस में दिया गया है, तो चैप्टर 10 जो था किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है। कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013 का। तो क्या कहता है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रेंजिंग फ्रॉम सेक्शंस 139 to 148,
ठीक है, जितने भी आपसे सेक्शंस पूछे जाएंगे एग्जाम में वो सारे के सारे आपके 139 से लेके 148 के बीच में होंगे। हालांकि इनके सब सेक्शंस होते हैं, जैसे सेक्शन 138 का सब सेक्शन 1 हो सकता है, सब सेक्शन 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी पूछे जाएंगे, अगर आपको देखो क्वेश्चन आ गया, ऑडिटिंग से क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रहा एग्जाम में, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर बाई चांस आपको नहीं आ रहा, ठीक है, और आपको ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, सेक्शन 145 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, फिर एक सेक्शन 40 दे रखा है, सेक्शन 50 दे रखा है, यहाँ पे एक आपको सेक्शन कितना दे दिया, मान लो 150 दे दिया। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 145 दे रखा था, ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या आप इसमें से अगर आपको ये चीज़ याद है सेक्शन 139 से 148 के बीच में दे रखी है, क्या आप इसमें से एलिमिनेट नहीं कर दोगे, इन सबको काट दो भाई, क्योंकि ऑप्शन यही होगा ना, क्योंकि ऑडिटिंग से रिलेटेड हमारे सेक्शन इसी के बीच में ही हो सकते हैं। 139 से 148 के बीच में तो 9 ही है, तो इसमें सेक्शन 145 ही होगा, 150 नहीं हो, क्योंकि इससे बाहर है, और ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ डाली हुई है। तो क्या कहता है, हाँ, मेन तो इसका पर्पस यही था कि ये चैप्टर 10 है और इसमें सेक्शन कितने 139 से लेके 148 तक के डिफाइन किए गए। ठीक है, मेन तो इसमें यही मुझे बताना था। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। कुछ दिख रहा है बच्चों को? है, ये लिखा तो था मैंने पर मिट गया, लिखा तो था पर मिट गया, लिखा तो था पर मिट गया। नहीं बेटा, कुछ लिखा ही नहीं था एक्चुअली में तो इसमें। अब मैं इसमें आपको एक टेबल बनाने वाला हूँ, इसके लिए मेरे साथ 10 मिनट तक बच्चे मेरे जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी मेरे बच्चे हैं सारे के सारे शांति से बैठेंगे, और इस अब 10 मिनट तक कोई हो हल्ला नहीं मचाएंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत, मतलब सब कुछ समझ में आ गया। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो देखो दो तरीके के इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक होता है सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, एक क्या होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी को कई बार हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव भी लिख देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकेंडरी को हम लोग कई बार सब्सिडरी या फिर सेकेंड मतलब कि अदर ऑब्जेक्टिव से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसकी, अपनी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में जो सबसे बड़ा जो था, तो सबसे खतरनाक जो ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटिंग का, वो है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ये बनाते जाना, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एज ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस, इस चीज को पूरा लिख लो, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं एफ एस करके लिख देता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी और बैलेंस शीट आ जाएगी, जो कि हम प्रीवियस वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि ट्रूथफुलनेस, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रेजेंट करना। ठीक है, क्या था? ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रेजेंट करना, जिसपे लोग क्या कर सके, रिलाई कर सके। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? हाँ, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इसके अंदर आते हैं इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थोड़े बड़े हैं, मैं नीचे वाली इसमें बनाना चाहूंगा। ठीक है, ऐसो करके लिख देता हूँ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या था, एरर्स। तो जितने भी बच्चे एरर्स एंड फ्रॉड को एक ही चीज समझते हैं बेटा, अलग अलग होती हैं दोनों चीज है। अलग अलग कैसे होती हैं ये चीज यहाँ पे सुनो। एरर्स क्या होते हैं हमारे, अनइंटेंशनल होते हैं। अनइंटेंशनल होते हैं, जबकि जो फ्रॉड जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, इंटेंशनल होता है। एक मिनट, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। फ्रॉड एरर्स जो होंगे वो क्या होंगे हमारे, अन इंटेंशनल होगा, मतलब इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, बट ये गलती से हो गए, बट ये गलती से हो गए। बट फ्रॉड में क्या होता है, इंटेंशन होता है, उस पर्सन का माइंड जो होता है उसमें फ्रॉड छुपा हुआ होता है कि मुझे ये चीज करनी है। मतलब वो घर से सोच के आएगा कि हाँ, आज मैं जाके कंपनी से 3,000 रुपए का कोई भी एक ऐसा मतलब चोरी वगैरह कर लूंगा कि मेरा उसमें क्या होगा, कि मैं उसको अपने घर पे वाले पैसे उठा के ले आऊंगा। जबकि एरर्स में क्या होता है, ये घर से सोच के नहीं जाता, बट गलती से इससे 3,000 रुपए की हेरा फेरी हो जाती है। ठीक है, तो एरर्स में देखो क्या क्या आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे बनाते जाओ।
तो एरर में सबसे पहले आते हैं क्लर्कल एरर्स, ठीक है। फिर आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, वही वाले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले, ठीक है, वही है ये, और कुछ नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर हमारे आते हैं क्या, कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। फिर हमारे क्या आते हैं, फिर हमारे एक आते हैं एरर ऑफ डुप्लीकेशन। इतना इतना लिख लो, वो एरर वेरर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एरर का ही एक पार्ट है, ठीक है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन आता है। क्लर्कल एरर्स क्या हो गए, या जैसे मैंने आपको पढ़ा था ना, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, ये भी लिख लो चलो। एक क्या हो सकता है हमारा ओमिशन का एरर, ठीक है, कि हम लोग लिखना ही भूल गए। और एक क्या हो सकता है हमारा एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो देखो एरर के पीछे इंसान की जो नीयत जो होगी वो क्या होगी, वो बिल्कुल साफ होगी, मतलब वो अच्छे दिमाग से अपना काम कर रहा है। बट क्योंकि इंसान है, गलतियों का पुतला है, जैसे मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाते हुए भी, कि उससे गलती हो सकती है। तो जब गलती हो जाएगी तो उस समय पे क्या होगा, उसको करेक्ट करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर करेक्ट बाई चांस नहीं हो पाई तो ये भी ऑडिटिंग में पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अब आता है हमारा फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होता है सर, फ्रॉड में दो ही चीजें होती हैं बेटा, फ्रॉड दो ही तरीके से हो सकते हैं कंपनी के केस में, ठीक है। कंपनी के केस में दो ही तरीके से हो सकता है। क्या होता है सबसे पहले, एक होता है हमारा फ्रॉडुलेंट ऑफ फ्रॉडुलेंट ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये कौन करता है, देखो ये जो करता है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, मैनेजमेंट होगी, या फिर हायर अथॉरिटीज। ये कौन करेंगे, हायर अथॉरिटीज करेंगे। फिर हमारा एक और आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। मतलब हमने क्या किया, अपने मिस अप्रोप्रिएट किया किसको, हमारे जितने भी एसेट्स थे उनको, ठीक है। तो मिस अप्रोप्रिएशन जो एसेट है ये कौन करता है, ये जनरली जनरली मैं बोल रहा हूँ, ये लोअर, मतलब कि लोअर तो नहीं बोलूंगा, एम्प्लॉइज लेवल फ्रॉड होता है। क्या होता है, एम्प्लॉइज लेवल फ्रॉड होता है, ठीक है। तो मेरे तो यहाँ पे जगह कम थी, आप उसके नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब आपका जो एम्प्लॉय जो है वो क्या कर रहा है, जैसे आपने स्टॉक परचेज करवाया कितने का, 5,000 रुपए का, या फिर 2 लाख रुपए का, ठीक है। आपने उससे कहा भैया 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीद के लिया। वो क्या करेगा, वो 2 लाख रुपए का नहीं, वो 1,90,000 का खरीद के लेके आएगा, ठीक है। तो आपका 10,000 रुपये क्या करेगा, अपनी जेब में रख लेगा। तो ये क्या होता है, हमारा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, फ्रॉडुलेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि आपने क्या किया, अपनी बैलेंस शीट को गलत दिखा दिया, ऐसी ऐसी चीजें गलत दिखा दी कि कि आपकी जो फाइनेंशियल जो वो थे एसेट जो थे, वो क्या हो गए, वो गलत उसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाता है, फ्रॉडुलेंट ऑफ एसेट्स। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिटिंग के, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में हमारे क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, मतलब ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखानी है। ये क्या है, ये ट्रुथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेक करनी है हमारे ऑडिटर को, ठीक है। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा, जो कि दूसरा था, उसमें दो तरीके से आते हैं, एक आता है हमारा एरर्स, एक आता है कि हमारे फ्रॉड। फ्रॉड जो होते हैं वो हमारे इंटेंशनल होते हैं, एरर्स जो होते हैं वो अनइंटेंशनल होते हैं, मतलब उसमें नीयत साफ होती है, और फ्रॉड में जो होती है हमारी नीयत ही गंदी होती है, ठीक है। तो एरर्स में अगर हम बात करें तो क्लरिकल हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, कंपनसेटिंग हो सकता है, और डुप्लीकेशन एरर्स हो सकता है। कि मतलब डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, कि आपने मतलब एक ही एंट्री को 2-3 बार कर दिया, ठीक है, गलती से हो गई ना, कोई आपने जानबूझ के नहीं, बट गलती से हो गया। तो उस वाले केस में हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डुप्लीकेशन का एरर। फिर क्लरिकल, प्रिंसिपल एंड बाकी के जितने भी वो सब कुछ हम तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ में कौन सा आता है, फ्रॉड आता है। फ्रॉड में हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉड हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फ्रॉड में हमारा आ जाता है कि जैसे कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया, आपने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, ठीक है। तो वो चीज हमारी आ गई। और फिर दूसरा हो सकता है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है। उफ, 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 उफ। सर थोड़ा दिमाग के ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो दिमाग के ऊपर से जाएगा, बट इसको वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। कुछ हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट केसेस कि हमारा ऑडिटिंग जो है वो एवल्यूट कैसे हुआ, ठीक है। ऑडिटिंग जो है वो एवल्यूट कैसे हुआ। तो देखो सबसे पहले क्या होता था ना, ऑडिटर क्या करता था, ऑडिटर काम करता था, मतलब कि मारपीट भी मचा देता था कि भैया तुमने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतने गलत कैसे दिखा दिए, इधर आओ, तुम्हारे पर मैं केस करूंगा, तुम्हारे पर ये करूंगा, तुम्हारे पर ये करूंगा। फिर क्या हुआ, एक केस आया, एक केस आया,
वो केस का नाम क्या था? उस केस का नाम था, भाई ये चीज़ याद रखना हमेशा ज़िंदगी में, ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, अगर ऑडिटिंग नहीं भी पढ़ रहे, मतलब इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, अगर कभी बीकॉम वाले को प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है प्राइवेट में भी, ठीक है? बीकॉम, एमकॉम किए हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं, क्योंकि हमारा कॉमर्स इस फील्ड ही इतना ज़्यादा वास्ट है कि आपको मतलब हर फील्ड को पीछे छोड़ देता है ये। तो क्या कहता है ये वाला केस, आप लोग हमेशा याद रखना, किंगस्टन कॉटन मील्स, ठीक है? 1896 में केस आया था। एक जजमेंट है, मतलब एक लाइन है, आपने हमेशा सुनी होगी। वो लाइन जो थी बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है। लिखूं? लिख देता हूं। याद आई कुछ? अरे सर, ये तो कुछ ऐसी सी लाइन है, कुछ सुनी सुनी सी लगती है। आपने इसके क्वेश्चन भी करवाया था। वाह सर, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ठीक है, ऑडिटर जो है वो सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है, इसका मतलब सिर्फ वो देख सकता है, वो कभी भी काट नहीं सकता। ठीक है, ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज जजमेंट में आई थी। ठीक है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, इसका मतलब ये है कि ऑडिटर जो है वो आपके जितने भी फ्रॉड्स वगैरह हैं, कुछ भी हो रहा है आपकी कंपनी में, उसको क्या करेगा, उसको लुक आफ्टर करेगा, न कि उसके अंदर घुस के और आपको मतलब पीटने लग जाए कि भाई तुमने ये फ्रॉड कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, या फिर आपको क्या करे, आपको पुलिस में जाके रिपोर्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अगर और इसमें देखो एक चीज और कही गई इसी वाले केस में कि ऑडिटर हैज अ ड्यूटी, ऑडिटर हैज अ ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर। ठीक है, ऑडिटर हैज अ लिख लेना, ऑफ अ रीजनेबल केयर। ठीक है, ओनली, ओनली भी लिख दिया गया था इस जजमेंट के बाद में। ठीक है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, एक रीजनेबल केयर की है सिर्फ और सिर्फ वॉच डॉग है, वो कभी भी कोई भी ब्लड हाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाए कि ये किस केस में आया था, तो लिख देना किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी केस में आया था, या फिर ऑडिटर इज अ ब्लड हाउंड, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो वो भी कर दोगे। ऑडिटर रीजनेबल केयर है, ये किस केस में आया था, ये भी इसी में आया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर देंगे। ठीक है, फिर उसके साथ में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया एक और केस हुआ। ठीक है, इस वाले केस को मिटा रहा हूँ, लिख लेना। मजा आ रहा है क्लास में? हम्म? अच्छी क्लास है, बड़ी है पर अच्छी। फिर हमारा आता है कौन सा, एक और केस आया जिसमें हमसे क्या कहा गया, मतलब उसके हमने एक और केस आया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो था हमारा वेस्टमिंस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी का। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि जितनी भी हमारी रीजनेबल केयर जो है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ। लेकिन उसके बाद में एक और केस आया, ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जितना केस वाला इंपॉर्टेंट था उतना ही केस ये वाला भी इंपॉर्टेंट था। तो इसमें केस क्या था हमारा, हेडली बिरनी एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, वर्सेस हेलर एंड पार्टनर्स लिमिटेड। ठीक है, ये जो हमारा केस आया ये हमारा है 1963 में। ठीक है, तो 1963 में केस आया, एक मिनट रुको मैं बता दूं इसके बारे में आपको। तो इस वाले केस में हमारा जो था वो ये था कि मतलब ऑडिटर को ये कहा गया कि भाई आप जो हो, हुँ? आपकी वजह से अगर किसी भी कंपनी में फ्रॉड होता है, अगर आपकी वजह से किसी भी कंपनी में फ्रॉड होता है, तो आपको क्या करना है, आप उसके लिए उतने ही लायबल हो जितना उसका ओनर, या फिर जितने उसके अंदर मिस अप्रोप्रिएशन क्या कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट को दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज इसमें इंक्लूड की गई, मतलब फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये पहली बार ही था जिंदगी में कि ऑडिटर को क्या किया गया, लायबल बनाया गया। ठीक है, इससे पहले जो था ऑडिटर लायबल नहीं था, क्योंकि ऑडिटर ने बोला यार मेरे पास तो इतनी पावर्स है ही नहीं कि मैं क्या करूं, कि मैं उस चीज को रोक सकूं, उस चीज को, क्योंकि आपने तो मुझे क्या किया, सिर्फ वॉच डॉग बोल दिया, मैं ब्लड हाउंड नहीं हूं।
ठीक है। तो ऑडिटर को क्या कहा गया, इस वाले केस में ऑडिटर को कहा गया कि भैया आप भी उतने ही लायबल हो थर्ड पार्टी के प्रति। किसके प्रति? थर्ड पार्टी के लिए, जितना कि उस कंपनी का ओनर या फिर सीएस और कोई भी मतलब ऑफिसर रैंक का बंदा जो कुछ भी उसमें फ्रॉड वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ऑडिटर इज लायबल सेम एज अदर पर्संस ऑफ कंपनी। ठीक है। ऑडिटर को भी लायबल बनाया गया, कैसे? पर्संस के जैसे ही। तो अभी जैसे हमारे जितने भी नए वाले एक्ट हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 है, 2013 है, तो आपको वो चीज देखिए, आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा कि किस तरीके से उसकी दो लाइबिलिटीज होती है। एक होती है हमारी सिविल लाइबिलिटी, ठीक है, एक होती है हमारी क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। कौन सी वाली कब अराइज होती है, क्या क्या सजा है उसके अंदर, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद में एक और केस आता है हमारा कैप्रोस केस। ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, ये हमारा आता है 1990 में। ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर जितने भी फ्रॉड हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, और या फ्रॉड्स हैं, एरर्स हैं, ठीक है, तो इसके लिए ऑडिटर की एक ड्यूटी, मतलब कि उसको लाइबल बनाया गया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में कि हाँ भाई, अगर आप लाइबल वगैरह मतलब फ्रॉड वगैरह होता है कंपनी में तो आप भी उसके लिए लाइबल हैं थर्ड पार्टी के प्रति। ठीक है। किसके लिए? थर्ड पार्टी के प्रति। यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया था, यहाँ पे लिख लेना, फॉर द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होती है? फर्स्ट पार्टी तो हो गया ऑडिटर, ना सॉरी, फर्स्ट पार्टी हमारी कौन होगी? कंपनी होगी। सेकंड पार्टी कौन हो गया? ऑडिटर हो गया। और थर्ड पार्टी कौन होगी? जो भी कोई उस वाली इंफॉर्मेशन का क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। ठीक है। भले ही फिर वो गवर्नमेंट हो या फिर कौन हो, कोई भी पर्सन हो जो उसके मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट के बेसिस पे उसमें कंपनी में पैसे लगा रहा है, बैंक है, ठीक है, जो उस ऑडिटर की रिपोर्ट के बेसिस पे क्या कर रहा है? उसको लोन दे रहा है, वो सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे? उन सब के लिए ऑडिटर जो है वो लायबल भी होगा। ठीक है। जैसे कंपनी के अदर लोग जो हैं वो लायबल होंगे, उसी तरीके से ऑडिटर भी इसमें लायबल होगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से ऑडिटर के रोल को पहले ब्लड हाउंड बनाया गया और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके उसको चेंज करते गए। तो अब 2013 में और भी ज़्यादा उसके रोल को विस्तृत कर दिया गया, मतलब उसकी लाइबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया। भैया आपके पास सिविल लाइबिलिटी ये लगेगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी ये बनेगी, बट कैसे कैसे लगेगी वो जो हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब आता है कि हमारे फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। भैया ऑडिटिंग के कुछ अपने फीचर्स हैं। ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स। ठीक है। समझाने की जरूरत नहीं है ना, इतने तो समझदार हो। ठीक है। ऑडिट इज अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन। ठीक है। मतलब कोई भी एक कंपनी भी उसका ऑडिटिंग का वो ले सकती है ना, ठेका, मतलब ठेका बोला जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है ना कि आप मुझे इंडिपेंडेंट क्या करो, कंपनी ही घोषित कर दो। ठीक है। ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट शोन बाय द पीएनएल। मतलब ऑडिट क्या है? आपकी वेरिफिकेशन है रिजल्ट्स का, जो कि आपने बैलेंस शीट में दिखाया गया है और जो आपके पीएनएल में है, क्या एक्चुअल में वो है? क्या एक्चुअल में वो है? ऑडिट इज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज। ठीक है। ऑडिटर किसी भी टाइम पे कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी को भी समन कर सकता है कि भैया आप मेरे पास में आओ, या फिर हमको मीटिंग करनी है कि आपने ये वाली जो इतना इतना जो फंड है ये कैसे कैसे उठाया, मुझे आके समझाओ। ठीक है। तो उसको समझाना पड़ता है। तो ऑडिटर जो होता है सुप्रीम पावर होती है उस टाइम पे, जिस टाइम पे ऑडिटिंग चल रही होती है। फिर ये हिंदी में है, वही चीजें हैं जो मैं आपको ऊपर समझाया अभी। द ऑडिटर हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। ठीक है। सेटिस्फाई हिमसेल्फ है विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारी क्या बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो आ जाती है, एंड रिपोर्ट दैट दे एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न। ठीक है। द ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट, कंपेयर, चेक, रिव्यू, स्क्रूटिनाइज द वाउचर सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो कि ऑडिटर को इंस्पेक्ट करना होता है, कंपेयर करना होता है, चेक करना है, रिव्यू करना है, स्क्रूटिनाइज करना है, किसको? जितने भी वाउचर्स उसके साथ में सपोर्ट में दिए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने माल मंगवाया सिर्फ और सिर्फ 10,000 का और आप अपने क्या नाम है मतलब खर्चे को ज़्यादा दिखाने के लिए उसको 50,000 का माल बता देते हो ताकि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। आपने माल तो बेचा सिर्फ और सिर्फ, मतलब आपको रेवेन्यू तो हुआ 10,000 का, बट क्योंकि आपको अपने फंड पैसा चाहिए था तो आपने इसको दिखा दिया 30,000 रुपये का। ठीक है। क्या आपकी इतनी वैल्यू है? तो इसके लिए वाउचर्स, स्क्रूटनाइज, इंस्पेक्ट, कंपेयर, ये सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, गला दर्द कर गया भाई, है ना। फिर उसके हमें एग्जामिन करनी पड़ती है क्या? मिनट बुक्स ऑफ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, एमओए, एओए, जितनी भी कुछ है। ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट।
बहुत कुछ, मतलब जितना भी बुक्स आपकी ऑडिटर आया ना आपके पास में, ऑडिटर आपके पास में आया है अगर, तो जितना भी कुछ है भैया सब कुछ उठा के दे दो कि ये लो भैया पढ़ लो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ले लो। और उसके बाद में ऑडिटर को अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती और वो सोचते हैं कि इसका बिल गलत है, ठीक है, तो वो आपके अकाउंटेंट को आपको उसी टाइम पे समन करेगा कि भैया आओ, वो वाला बिल लेके आओ, ठीक है, वो वाला बिल कहाँ है जो आपने हमको नहीं दिया है, वो वाला बिल कहाँ है, इतना माल कहाँ से आया, ठीक है। तो आपको वो चीज़ उसको एक्सप्लेनेशन देने जाना पड़ता है, और ये आपसे लिखित में भी ले सकता है और आपसे मतलब मुंह मांगी भी बोल सकता है, वो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। द ऑडिटर कैन सस्पेक्ट फ्रॉड, ठीक है, ऑडिटर को मतलब कब लग सकता है कि फ्रॉड हुआ है, उसकी सर्कमस्टांसिस कुछ हो सकती हैं क्या। व्हेन वाउचर्स इनवॉइसेस चेक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मिसिंग, ठीक है, मतलब आपके पास में वाउचर्स है ही नहीं, आप बोल दो कि भैया 10,000 का माल तो मंगवाया था सर, बट उसके वाउचर्स खो गए, उसके इनवॉइसेस खो गए, चेक्स खो गए, ठीक है, ये हो गया वो हो गया। ऑडिटर बोलेगा भैया इधर आओ, बैठो आके, आपने इनवॉइस ही खो दिया कंपनी का, क्यों ना मैं आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी का केस करवा दूं, है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाओ भैया, ये क्या कर रहे हो, कैसे अकाउंटेंट रखा है, ये तो लाइबिलिटी मतलब है अकाउंटेंट की, कि आपको उसके सारे के सारे अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, अगर आप उस चीज को खो देते हो तो वो आपके ऊपर मतलब आगे फर्दर प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, आपको निकाला भी जा सकता है, बट ऑडिटर नहीं निकाल सकता, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शिकायत करेगा आपकी, वो आपको कहेंगे चल भाग यहाँ से, तू बुक तो रिकॉर्ड कर नहीं पाता, चल भाग हम नया ले लेंगे। व्हेन कंट्रोल अकाउंट डज नॉट एग्री विद सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, कंट्रोल अकाउंट जो है हमारे वो सब्सिडरी बुक्स के साथ में मैच नहीं करते। व्हेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज डिफिकल्ट टू लोकेट, ठीक है। व्हेन देयर आर ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन जीपी ग्रॉस प्रॉफिट एंड क्या हमारे नेट प्रॉफिट रेशियोज जो होते हैं, जो हम अकाउंटिंग रेशियोज में पढ़ते हैं, उसके बीच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है ईयर ऑन ईयर, ठीक है, या फिर आपका हाफ ईयरली जो थे, मतलब आपकी इंटरनल ऑडिटिंग जितनी भी हुई थी उसमें भी आपके क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है। व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एंड द कंफर्मेशन ऑफ द बैलेंस बाय द पार्टीज, आपने जितना बैलेंस लिया, मतलब आपने आपको बैलेंस कितना लेना था 1 लाख रुपए, और आपने उसे लिया कितना 10,000 रुपये, ऑडिटर बोलेगा अरे यार ये तुमने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया भाई, 90,000 रुपये कहाँ गए, 90,000 रुपये कहाँ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इधर आओ, अपने मुझे नाते रिश्तेदारों के नाम दो, कहीं ऐसा तो नहीं अपने ही किसी रिश्तेदार के साथ में बिजनेस कर रहे हो और उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी को लॉस करवाए जा रहे हो, 1 लाख के बदले में 10,000 रुपये ले रहे हो, ठीक है, ये उसकी चीज हिंदी में है। when there is difference between the stock as per records and stock physically counted, ठीक है, तो फिजिकली काउंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कल हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें भी ये चीज़ उठ रही थी बार बार कि फिजिकली सर एग्जिस्टेंस क्या जरूरी है अगर हम लोग किसी भी एसेट का वेरिफिकेशन करते हैं। बिल्कुल बेटा, फिजिकली वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हालांकि आपको यूपीपीसीएल ने जो क्वेश्चन दिया था उसमें उसने वो ऑप्शन नहीं दिया था, बट मुझे नहीं पता उसने क्यों नहीं दिया, बट फिजिकली वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हेन द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, आपकी जो क्लाइंट ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। व्हेन देयर इज ओवर राइटिंग अकाउंट्स की बुक में कभी भी ओवर राइटिंग नहीं होती, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इतना हार्ड एक टॉपिक अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, एक पहले उसकी सही एंट्री करो फिर उसकी गलत वाली एंट्री करो, इसके लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ते हैं, क्योंकि कभी भी ओवर राइटिंग फिगर्स की नहीं होती, ठीक है, अगर है तो उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्यों है और इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्यों नहीं बनाया गया, इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी गई। when there is a contradiction in the explanation given by different party, मतलब आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कुछ पूछा, आपने इंटरनल ऑडिटर से कुछ पूछा, ठीक है, आपने अपने अकाउंटेंट से कुछ पूछा, तीनों के तीनों कॉन्फ्लिक्ट वाला आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तीनों के तीनों कॉन्फ्लिक्ट वाला आंसर दे रहे हैं, आपके दिमाग में अपने आप ही घंटी बज जाएगी कि तीनों एक ही चीज के तीनों के तीनों अलग आंसर्स क्यों दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो इसमें वही वाला केस कि ये मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई रिश्तेदार था, 1 लाख के बदले में 10,000 रुपये ले लिए हैं, 10 के रुपीज़ ले लिए 1 लाख के बदले में। फिर जब आपने बीओडी से पूछा इसका रिश्तेदार था किसी एक का, तो इसने बोला कि क्योंकि वो इंसान मतलब कि मानो कि वो इंसॉल्वेंट हो गया था, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया था, हमको 10,000 रुपये की ओवर। ऑडिटिंग ऑडिटर से जब आपने पूछा तो उसने बोले कि यार इंटरनल ऑडिटर से कि क्या हुआ कि सर उसने ना हमको दिया ही नहीं, वो हमारा क्या किया भाग गया, पैसे लेके भाग गया, ठीक है, और 10,000 रुपये तो हमने उसकी प्रॉपर्टी बेच के ले लिए। फिर आपने जब अकाउंटेंट से पूछा तो उसने बोला कि सर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो आपके मन में क्या ये चीज़ अराइज नहीं होगी कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, तीनों के तीनों ही एक ही पर्सन के लिए अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं। फिर हमारा आता है द ऑडिटर शुड परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड, ठीक है, टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंस। ये सब चीज़ें वही हैं, खैर ये कुछ भी मतलब नई नहीं है जो मैं आपको बताऊं, और ये आपने पढ़ी भी होंगी, और ये चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करने वाली भी नहीं, आप लोग इसके ऊपर पढ़ लेना खुद ही पॉज करके,
ठीक है, फिर ये हिंदी में है वही चीज़ है। फिर ये आता है, देखो इसमें एक चीज़ है, मेक सरप्राइज विजिट टू द चेक्स द अकाउंट्स। ठीक है, एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड केयर वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी, गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ अनयूजुअल आइटम्स। ठीक है, ये चीज़ें याद में रखना। कैलकुलेट वेरियस रेशियोज इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। जी, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में भी रखनी है। बस चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म कर दें। बड़ी क्लास है, अच्छी क्लास है, ठीक है, समझ में आया? अगर बच्चों को समझ में आया तो मेरे 3 आंसर आज बच्चे देंगे। सर क्वेश्चन तो आज आपने पूछे ही नहीं। क्वेश्चन बेटा आज आपके लिए वन लाइनर्स लेके आया हूँ मैं। वन लाइनर्स भी तो नहीं है सर, हाँ, वन लाइनर्स भी तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर देने हैं। अब हमारा आता है, हाउ कैन यू रिमूव द ऑडिटर। ठीक है, आप ऑडिटर को कैसे रिमूव कर सकते हो, उसका मुझे आपको रेजोल्यूशन बताना है। क्या बताना है? रेजोल्यूशन बताना है। ठीक है, इसको पहली बात तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के पास में, 10% शेयर्स हैं उस कंपनी के, क्या है, 10% शेयर्स उसने खरीद रखे हैं, मतलब इतना पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब उसके कुछ इंटरेस्ट लाइक करते हैं, क्या वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? ठीक है, यस और नो देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, ये पूछता है, इफ अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग इन गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की जो हम बात करते हैं, एक मिनट इसको मिटा दो। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज होगी, फिर वो बाकी वो हमारी कुछ भी हो, पीएससीज हों, ठीक है, फिर पीएसबीज हों, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, इनकी ऑडिटिंग के लिए भारत में कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल, मतलब उस अथॉरिटी का नाम बताना है पर्टिकुलर, जो भी इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चंस हैं। बच्चे मुझे क्वेश्चन भी लिखेंगे कि रेजोल्यूशन, फिर उसके आगे मतलब आंसर ऐसे लिखना, देखो कि सिंपल रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल पास करना है, एजीएम बुलानी पड़ेगी या फिर जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ आप मुझे यहाँ पे बताओगे। ठीक है, लिख के, ठीक है, जो भी कोई आंसर होगा वो सही वाला यहाँ पे बताओगे। 10% शेयर यहाँ पे लिखोगे, 10% शेयर्स हैं कंपनी के, और क्या वो ऑडिटिंग के लिए है, यस या फिर नो लिखना है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब कि ऐसे लिख देना, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर यहाँ पे और उसके आगे की उसकी अथॉरिटी कौन सी है, जो भी कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है, चलो अपनी क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छी क्लास थी, आई होप आपको ऑडिटिंग के जो बेसिक्स जो हैं कि ऑडिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऑडिटिंग के मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑडिटिंग की स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई, ठीक है, और इसके मतलब कौन कौन से केसेस हुए ऑडिटिंग में जो कि इंपॉर्टेंट हुए, किस वाले केस में क्या चीज़ कही गई। ठीक है, ब्लड हाउंड और ये वॉच डॉग वाला जो सिस्टम है जो हम लोग पढ़ते तो कई सालों से आ रहे हैं, बट कई बार बच्चों को पता नहीं होता ये किस वाले केस में आया। हाँ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना सारी की सारी, तो मैं बता रहा हूँ आपको आने वाली क्लासेस आप सारी की सारी अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। बस अब आपको करना क्या है, अगर आप नए हो, पहली बार जुड़े हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना है, और दूसरे बच्चों तो शेयर करना है, बताना है कि कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए किस तरीके से एक फ्री बैच लेके आ रहा है, और आप लोगों को फ्री दे रहा है सब कुछ कंटेंट, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं कि अकाउंट्स, ठीक है, मतलब अकाउंट्स में ऑडिटिंग और टैक्सेशन भी आता है। तो अकाउंट्स हमने अपना कंप्लीट कर लिया, 1 से लेकर 18 तक जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी सारी अकाउंट्स की हैं। अब ऑडिटिंग की 1 से लेकर क्लासेस स्टार्ट होंगी, अब देखते हैं कितना आगे तक जाती हैं। ठीक है, और फिर आती है क्या हमारी इंग्लिश, तो इंग्लिश वाली मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं। ठीक है, वो सारे के सारे कोर्स अपना कंप्लीट करवा देंगे, कोर्स सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज शाम को लाइव क्लास होगी, कब, 7 PM पे होगी लाइव क्लास, जिसमें हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, लाइव क्लास के साथ में जुड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ो, सो दैट कि आपकी जो है रिवीजन भी अच्छे से होती रहे। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे अपनी अकाउंट ऑडिटिंग की वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।